हेलो एवरीवन। ये आपका असाइनमेंट जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो आपका BCC 6 है ना। B.Ed फर्स्ट ईयर में अगर आप असाइनमेंट बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट असाइनमेंट का जो है इसमें डिटेल मिलेगा आपको। तो BCC 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है। ओके, तो आगे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका 40:10 में है। 40 तो आपका मेंस हो जाएगा जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। 10 हो जाएगा आपका इंटरनल रेडी असाइनमेंट। तो जो 10 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है उसी का ये आपका सॉल्यूशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो लिंग, स्कूल और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लिंग असमानता क्या है। लिंग असमानता को कम करने में विद्यालय एवं पाठ्यक्रम की भूमिका को स्पष्ट करें, ठीक है ना। एक होता है आपका सेक्स रेशियो, एक होता है आपका जेंडर रेशियो। तो दोनों के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या होता है। सेक्स रेशियो का मतलब हो गया मेल फीमेल का जो रेशियो है, ठीक है ना। ये तो बाई बर्थ हो गया, जो बर्थ लिया मेल मेल, जो फीमेल में बर्थ लिया फीमेल। तो होता क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में मेल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, फीमेल्स को कम। या अबॉर्शन, बहुत सारा प्रोसेस है जिसके मेथड से आप मेल्स को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं कहीं देखते होंगे आप सेक्स रेशियो आपका, जैसे हरियाणा का कम है, केरला का ज़्यादा है। तो इस तरह की बातें हैं। तो वो तो हो गया बाई बर्थ। लेकिन जो जेंडर इनइक्वलिटी है ना, जेंडर इनइक्वलिटी, वो हमारे समाज के द्वारा खुद से ही पैदा किया गया है और ये पुराने समय से चला आ रहा है कि मेल लोग जो है डोमिनेंट हो चुका है और फीमेल लोग जो है घर के काम काजों तक सीमित रह चुकी है, ठीक है ना। मेल को हर फैसिलिटी मिलता है और फीमेल को हर फैसिलिटी से वंचित किया जाता है। तो इस तरह के बातें हैं, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं इन ब्रीफ थोड़ा सा बता दिया जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लिंग असमानता क्या है। लिंग असमानता को कम करने में विद्यालय एवं पाठ्यक्रम की भूमिका को स्पष्ट करें। तो पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय, कि जो आपका लिंग असमानता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दिए जाते हैं तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्द सेक्स और जेंडर, देखिए आ गया ना यहाँ, सेक्स और जेंडर के लिए हिंदी में सत्य का प्रयोग होता है, ठीक है। जिसके कारण बहुधा इन्हें एक ही मान लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। वास्तव में दोनों में बहुत अंतर है। देखिए वही चीज़ जो मैंने पहले बता दिया वही चीज़ में लिखा हुआ है कि दोनों को सोसाइटी एक मान लेता है, लेकिन वास्तव में दोनों में एक बिग डिफरेंस है। आपने कभी अपने आसपास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़े या शहनाइयाँ बजते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, ठीक है। और देखा भी होगा तो कहीं इक्का दुक्का। वस्तुतः हम भारत के लोग 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और मगर एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं, ठीक है, मायूस हो जाते हैं माँ बाप। वस्तुतः लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार को लड़कों के जन्म की चाह में प्राचीन काल से ही पहले ही मारते जा रहे हैं, और अगर वो नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उसके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। ओके, मैं स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लिखना चाहें तो वीडियो प्ले पुश करके आप लिख सकते हैं। वैसे टेलीग्राम में भी मैं डाल दूंगा, लेकिन समय के साथ टेलीग्राम में कहीं खो जाएगा ये PDF। ओके, आगे क्या कहता है कि हम देवियों की पूजा करते हैं पर महिलाओं का शोषण करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है तो हमारा समाज दोहरे मानसिक अथवा दोहरे मानकों का एक ऐसा समाज है जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से भिन्न हैं। अतः लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है।
वो घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। लिंग असमानता को कम करने में विद्यालय की भूमिका, जो विद्यालय की भूमिका जो है लिंग असमानता को कम करने के लिए क्या क्या है देखते हैं। लिंग समानता स्थापित करने की दृष्टि से विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सह शिक्षा वाले विद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शालेय स्टाफ द्वारा बालक बालिकाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि बालक बालिकाओं के साथ समानता के व्यवहार करने हेतु प्रेरित हों। नेक्स्ट है आपका कि विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। वर्तमान में विद्यालय केवल अध्ययन अध्यापक तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंगिक भेदभाव को समाज तथा जागरूकता लाने में विद्यालय की अहम भूमिका है। यह निम्नलिखित इस प्रकार है, तो 2 पॉइंट लिखा गया है नीचे कि विद्यालयों का जनतंत्रीय विकास। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए विद्यालयों को स्वरूप भी जनतांत्रिक समावेश का होना चाहिए। इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं। इसमें सभी नागरिक की स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अधिकार प्राप्त होते हैं और विद्यालय में इन सभी समानताओं को देखते हुए बालक बालिकाओं को भी एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं और लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। सेकंड है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। वर्तमान के विद्यालयों में बालक के मानसिक विकास पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक के विकास हो सके। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास तथा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका व्यावसायिक शिक्षा। वर्तमान विद्यालयों में बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे भावी जीवन में अपने आजीविका की व्यवस्था कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा भी लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायता प्रदान होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। वर्तमान विद्यालय में वयस्क शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि निरक्षरता की समस्या को कुछ कम किया जा सकता है। इससे प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है तथा उनमें भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कहता है आपका 5, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यालयों का स्तर ऊंचा हो सके। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा आदर्श शिक्षक के गुण, लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, जिससे शिक्षकों के नवीन विचारधाराओं एवं उदारता का विकास होगा। ओके। आगे है आपका कि लिंग असमानता को कम करने में पाठ्यक्रम की भूमिका। पाठ्य चर्चा में लैंगिक असमानता इस बात का संकेत देती है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्य चर्चा में महिला और पुरुष, है ना, महिला और पुरुष शिक्षार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा हो गया अनौपचारिक। अतः अधिक विशेष रूप से लैंगिक असमानता स्कूलों और शिक्षा संस्थानों दोनों के पाठ्यक्रम में स्पष्ट है। शारीरिक शिक्षा विशेष रूप से नाजुक है क्योंकि लड़कों और लड़कियों की पूर्व कल्पित रूढ़िवादिता से आने वाले लैंगिक समानता के मुद्दे। अक्सर यह माना जाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के शारीरिक व्यायाम में बेहतर होते हैं और ये सिलाई और देख रहे हैं ना कि लड़कियों की तुलना में लड़के शारीरिक व्यायाम में बेहतर होते हैं और ये सिलाई, खाना पकाने सहित घर की गतिविधियों में बेहतर होते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्य चर्चा में भाषा और लिंग।
कुछ पाठ्य चर्चा का उद्देश्य बताते हैं कि इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लिंग आधारित होते हैं। वास्तव में ऐसा हो सकता है कि भाषा ही पुरुष या महिला होने की स्थिति और मुखर या विनम्र होने की स्थिति को संप्रेषित कर सकती है। ओके, आगे आपका कि एक लिंग समान पाठ्यक्रम। तो एक लिंग समान पाठ्यक्रम पाठों में और साथ ही कक्षाओं के दौरान उपयोग किए गए उदाहरणों में सफल महिला पात्रों को उजागर करने वाले उदाहरणों को बढ़ाते हुए समाज की विविधता को दर्शाता है। पाठ्य पुस्तकों, हैंडआउट्स या कार्य पुस्तिकाओं सहित निर्देशात्मक सामग्री का अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या वे लिंग पक्षपाती, लिंग तटस्थ या लिंग संवेदनशील हैं। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में पाठ्य चर्चा में ऐसे तत्वों को शामिल करने की आवश्यकता है जो शिक्षण सामग्री में लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों को पहचानते हैं और एक बार में वे अपने पेशे को अपनाते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन तक की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, डेट इज निष्कर्ष। उपर्युक्त वाक्यों अथवा तथ्यों से हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय और पाठ्यक्रम दोनों पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुरूप स्त्री और पुरुष के समाजीकरण का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। यह उसी पितृसत्तात्मक स्त्री एवं पुरुष छवि को गढ़ने में अहम भूमिका निभा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अतः विद्यालयी वातावरण में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक संवेदनशील के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव दिखाई देता है। अतः आवश्यकता है कि विद्यालयी वातावरण को लिंग संवेदनशील बनाने की जो स्त्री की उचित, न्यायपूर्ण एवं मानवीय छवि विकसित करे। ठीक है, डेट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये है आपका ऐसे टाइप कह सकते हैं आप। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना, वोमेन एम्पावरमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिला शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले यानी सेल्फ डिसीजन मेकिंग स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। ठीक है, अतः समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाती है। ठीक है, यदि किसी भी पीड़ित महिला को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रदेश में सितंबर 2013 से प्रारंभ की गई है। किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आगे कहता है आपका कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, हरियाणा में शुरू किया गया। उज्ज्वला योजना क्या है, इसमें एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिससे धुआं धक्कड़ से बच सके महिलाएं घर की। सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका योजना आदि की ज़रूरत के अनुसार शुरुआत की है। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो जो हमारा योजना है उसका हम लोग डिटेल्स फॉर्मेट में देखते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 जनवरी 2015 में पानीपत, हरियाणा से हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की मृत्यु दर को कम करना
और उनको शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना और उन्हें समाज में बराबर की भागीदारी बनाना है। ओके। सेकेंड है आपका कौन सा स्कीम? किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, डेट इज सबला। ओके। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, है ना, 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियां सहित अन्य कई चिकित्सा दिए जाते हैं। थर्ड है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 11 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले 2 बच्चों का जन्म के समय वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है ना, वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता 2 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता से दी जाती है। ओके। फोर्थ आपका कौन सा स्कीम है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई। इसके अंतर्गत उन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को साक्षर बनाना है जहां की शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर से कम हो। इस योजना में केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% का योगदान करती है, जिसके 75% अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय की लड़कियों को तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाली लड़कियों को शिक्षित करना है। ठीक है। फिफ्थ आपका कौन सा है? उज्ज्वला योजना। ठीक है ना। तो उज्ज्वला योजना में क्या है? यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी, बताया था ना मैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। किसको मिलेंगी? तो महिलाओं को मिलेंगे, महिलाओं के नाम से, वो भी बीपीएल में होने चाहिए। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन को कम करना और इसकी जगह एलपीजी गैस को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करना और इसके सेहत को बेहतर बनाना है, उनके सेहत को बेहतर बनाना है। ओके। नेक्स्ट है आपका स्वाधार घर योजना। स्वाधार घर योजना, इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001-2 में की गई। इस योजना के अंतर्गत वेश्याओं, विधवाओं, कैद से रिहा हुई महिलाओं और अन्य पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास कराया जाता है। इन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जरूरी कानूनी सलाह, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इन पीड़ित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है। 7 आपका कौन सा है आपका स्कीम? तो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनको एक एम्प्लॉय जनरेट कीजिए। ठीक है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1986-89 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के लिए अनुदान राशि सीधे संस्था, संगठन और गैर सरकारी संगठनों को पहुंचाई जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट है ये। 8वां है आपका फ्री सिलाई मशीन योजना। जो महिलाएं सिलाई, कटाई, कढ़ाई में रुचि रखती हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जाती है। इस योजना के लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती है। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में
50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती है। ठीक है। नवा है आपका जो स्कीम है महिला शक्ति केंद्र योजना। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना को शुरुआत की थी। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र, याद रखिएगा 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है। यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट अथवा अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरा हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा जिसके नाम पर आपने इस अकाउंट को खुलवाया होगा। ठीक है। तो इतने स्कीम हम लोग पढ़ लिए, डेट इज मोर देन इनफ। अब हम लोग निष्कर्ष कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमने क्या क्या ऊपर लिखा, क्या क्या पाया। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इन कार्यक्रमों द्वारा यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में भारतीय महिलाएं सशक्त हो पाएंगी और भारत के विकास में बराबर के भागीदारी बन पाएंगी। अतः महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन का 10 नंबर का असाइनमेंट आपका कंप्लीट होता है। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके, थैंक यू।